नमस्ते दोस्तों, भविष्य के वॉरेन बफेट और आप सभी उभरते हुए वित्तीय जादूगरों ईपीके कैपिटल्स डीप डाइव में आपका फिर से स्वागत है। यह वो चैनल है जहां हम स्टॉक विश्लेषण, स्टॉक एनालिसिस को इतना मजेदार बनाते हैं कि आप भूल जाएंगे कि आप कुछ सीख रहे हैं। आज हम एक ऐसी कंपनी की गहराई में गोता लगा रहे हैं जो काफी लहरें पैदा कर रही है, और सिर्फ केमिकल वाली लहरें नहीं। एसआरएफ लिमिटेड, क्या यह एक छिपा हुआ हीरा है या बस एक और चमकदार कंकड़? चलिए पता लगाते हैं। 1. परिचय, द हुक, इंट्रोडक्शन, द हुक। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके एसी रेफ्रिजरेंट में, आपके फैंसी टेफ्लॉन नॉन स्टिक पैन में, या यहाँ तक कि आपके पसंदीदा स्नैक्स की पैकेजिंग में क्या जाता है? बहुत ज्यादा संभावना है कि एसआरएफ लिमिटेड जैसी कंपनी का इसमें हाथ है, या यूं कहें कि एक मॉलिक्यूल है। वे केमिकल दुनिया के उन शांत दिग्गजों की तरह है जो रोजमर्रा के जरूरी सामान बनाते हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। लेकिन ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि क्या ये शांत दिग्गज आपके पोर्टफोलियो के लिए एक जोरदार मौका है? पैसे के इन मॉलिक्यूल्स को डिकोड करने के लिए बने रहें। 2. कंपनी और उसके प्रमोटर। कौन है एसआरएफ लिमिटेड? द कंपनी एंड इट्स प्रमोटर्स। हु इज एसआरएफ लिमिटेड? तो ये केमिकल उस्ताद है कौन? एसआरएफ लिमिटेड एक मल्टी बिजनेस केमिकल समूह, केमिकल किंग्लोमरेट है, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम, भारत में है। ये सब 1970 में श्री राम फाइबर्स लिमिटेड के रूप में शुरू हुआ, जो टायर कॉर्ड फैब्रिक पर ध्यान केंद्रित करता था। इसे भारतीय औद्योगिकरण के शुरुआती दिनों की तरह समझें, और अरुण भरत राम ग्रुप तब से इस जहाज को विभिन्न परिवर्तनों के माध्यम से चला रहा है। उन मामूली शुरुआत से एसआरएफ ने जबरदस्त विस्तार, डाइवर्सिफाई किया है। आज उनके साम्राज्य में टेक्निकल टेक्सटाइल्स, फ्लोरोकेमिकल्स, पैकेजिंग फिल्म्स और यहाँ तक कि कोटेड और लेमिनेटेड फैब्रिक्स भी शामिल हैं। वे सिर्फ सामान नहीं बना रहे हैं, वे इनोवेशन, नवाचार कर रहे हैं, कई पेटेंट रखते हैं और चुपचाप आला केमिकल सेगमेंट में एक वैश्विक खिलाड़ी बन रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप लेगो का किला बना रहे हैं, लेकिन हर ईंट एक विशेष केमिकल है और एसआरएफ पूरा साम्राज्य बनाता है। 3. 10 साल का वित्तीय विश्लेषण, नंबरों को समझना, 10-year फाइनेंशियल एनालिसिस, डिकोडिंग द नंबर्स। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे की बात पर, नंबर्स। क्योंकि निवेश की दुनिया में नंबर झूठ नहीं बोलते, हालांकि अगर आप उन्हें सही से न समझे तो वे कभी कभी लंबी कहानियां सुना सकते हैं। हम अक्टूबर 2025 तक के आंकड़ों को देख रहे हैं। राजस्व वृद्धि, रेवेन्यू ग्रोथ, एसआरएफ ने एक शानदार ग्रोथ दिखाई है। पिछले 10 सालों में उनका राजस्व, रेवेन्यू लगभग 15-18% के CAGR चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है। इसे ऐसे समझे कि अगर आपकी सैलरी इस दर से बढ़ती तो आप अब तक अपने प्राइवेट आइलैंड पर पिना कोलाडा पी रहे होते। उदाहरण के लिए, वित्त वर्ष 2015 में उनका स्टैंडअलोन राजस्व लगभग 380010 INR था, जो वित्त वर्ष 2025 तक 140010 INR से अधिक हो गया है। वर्तमान वृद्धि के रुझानों के आधार पर अनुमानित ये टॉप लाइन में जबरदस्त इजाफा है। मुनाफे में वृद्धि, प्रॉफिट ग्रोथ, असली जादू तो अक्सर बॉटम लाइन, शुद्ध लाभ में होता है। एसआरएफ का नेट प्रॉफिट और भी प्रभावशाली रहा है, जिसने इस दशक में लगभग 20-25% का CAGR दर्ज किया है। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये लाभदायक ग्रोथ है। वित्त वर्ष 2015 में उनका नेट प्रॉफिट लगभग 25010 INR था, जो वित्त वर्ष 2025 के लिए 25010 INR से अधिक होने का अनुमान है। यह मजबूत ऑपरेशनल एफिशिएंसी और प्राइसिंग पावर को दर्शाता है। कर्ज का स्तर, डेट लेवल्स, अब क्या वे इस ग्रोथ के लिए अपने घर के गहने गिरवी रख रहे हैं? बिल्कुल नहीं। एसआरएफ ने एक समझदार डेट टू इक्विटी रेशियो, कर्ज इक्विटी अनुपात बनाए रखा है, जो आमतौर पर 0.5x से नीचे रहता है। हाल की रिपोर्ट्स मध्य 2025 के अनुसार उनका कर्ज मैनेज करने लायक है और अक्सर इसका इस्तेमाल रणनीतिक विस्तार के लिए किया जाता है, न कि सिर्फ बत्तियां जलाए रखने के लिए। वे कर्ज बनाने के लिए ले रहे हैं, बचाने के लिए नहीं। लाभप्रदता, प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स। आइए बात करते हैं कि वे कमाए गए हर रुपये से कितना बचाते हैं। उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM आमतौर पर 18-22% की सीमा में रहे हैं, जो एक मैन्युफैक्चरिंग और केमिकल बिजनेस के लिए काफी स्वस्थ, हेल्दी है।
ये स्थिरता अच्छे कॉस्ट कंट्रोल और मजबूत बाजार स्थिति को दर्शाती है। तो अगर नंबर्स एक रिपोर्ट कार्ड होते तो एसआरएफ को ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए सीधे ए ग्रेड मिल रहा होता। लेकिन याद रखें, पिछला प्रदर्शन एक रिव्यू मिरर की तरह होता है। ये दिखाता है कि आप कहां से आए हैं, यह जरूरी नहीं कि आप कहां जा रहे हैं। 4. स्टॉक चार्ट तकनीकी विश्लेषण। चार्ट क्या कहता है? स्टॉक चार्ट टेक्निकल एनालिसिस, व्हाट द चार्ट सेज। अब समय आ गया है अपने तकनीकी विश्लेषण टेक्निकल एनालिसिस वाले चश्मे पहनने का। हम एसआरएफ के लॉन्ग टर्म स्टॉक चार्ट को देख रहे हैं और भाई क्या सफर रहा है। पिछले दशक में एसआरएफ एक मल्टी बैगर रहा है जिसने अभूतपूर्व रिटर्न दिया है। स्टॉक ने आमतौर पर एक मजबूत अपवर्ड ट्रेंड ऊपर की ओर रुझान का पालन किया है, जो इसकी फंडामेंटल ग्रोथ का संकेत है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐतिहासिक रूप से मुख्य सपोर्ट लेवल 2000 रुपीज 2200 रुपीज मध्य 2025 तक स्प्लिट बोनस के लिए समायोजित के आसपास देखे गए हैं। यह वह जगह है जहां खरीदार अक्सर आते हैं। रेजिस्टेंस या वे क्षेत्र जहां बिकवाली का दबाव बढ़ता है 2800 रुपीज 3000 रुपीज के आसपास देखा गया है। वर्तमान में अगर यह इस रेजिस्टेंस को मजबूती से तोड़ता है तो हम नए न्यू हाईज देख सकते हैं। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI जो हमें बताता है कि कोई स्टॉक ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड आमतौर पर 30 और 70 के बीच घूमता है। जब SRF का RSI 40 से नीचे आता है तो यह अक्सर लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक अच्छा खरीदारी का अवसर पेश करता है। इसके विपरीत 75 से ऊपर का RSI सावधानी का संकेत दे सकता है। ये सुझाव देता है कि यह शॉर्ट टर्म में ओवरबॉट हो सकता है। हमेशा RSI को अन्य इंडिकेटर्स के साथ मिलाकर देखें। चार्ट जोर से ग्रोथ स्टॉक चिल्ला रहा है, लेकिन याद रखें कोई भी स्टॉक हमेशा सीधी रेखा में ऊपर नहीं जाता है। इसमें करेक्शन, गिरावट, कंसोलिडेशन, ठहराव और ऐसे दिन आएंगे जब आपका पोर्टफोलियो ऐसा लगेगा जैसे उसके बाल खराब हो गए हों। 5. बेंजामिन ग्राहम वैल्यूएशन वैल्यू इन्वेस्टर का नजरिया बेंजामिन ग्राहम वैल्यूएशन द वैल्यू इन्वेस्टर्स लेंस। अब चलिए अपने अंदर के बेंजामिन ग्राहम को जगाते हैं, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग के पितामह हैं। क्या एसआरएफ एक सिगार बट है जिसे हम सस्ते में उठा सकते हैं, या एक ब्लू चिप है जो प्रीमियम मांगता है? ग्राहम का फॉर्मूला हालांकि सरल है, हमें एक शुरुआती बिंदु देता है। ग्राहम के इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर्मूले का एक लोकप्रिय संस्करण है V equals apes asterisk 8.5 plus 2G, जहां V equals intrinsic value आंतरिक मूल्य, apes equals earnings per share TTM पिछले 12 महीने, 8.5 equals बिना ग्रोथ वाली कंपनी का P/E रेशियो, G equals अपेक्षित वार्षिक वृद्धि दर 7-10 वर्षों में। आइए SRF के लिए कुछ रूढ़िवादी कंजर्वेटिव अनुमान लें। अक्टूबर 2025 तक TTM apes अक्टूबर 2025 मान लेते हैं कि यह 120 रुपीज प्रति शेयर है। अनुमानित FY25 आय के आधार पर अपेक्षित ग्रोथ रेट G। हालांकि SRF ने ऐतिहासिक रूप से 20-25% की वृद्धि की है। आइए हम बेहद रूढ़िवादी बने और इस फॉर्मूले के लिए अगले 7-10 वर्षों के लिए 15% की भविष्य की वृद्धि दर मान लें, क्योंकि केमिकल्स चक्रीय साइक्लिकल हो सकते हैं। इन्हें फॉर्मूले में डालने पर हमें मिलता है 4,427 रुपीज एंड 50 पैसे। अब इसकी तुलना अक्टूबर 2025 के मौजूदा बाजार मूल्य CMP से करते हैं, जो मान लेते हैं कि 2,700 रुपीज 2,800 रुपीज के आसपास मंडरा रहा है। निष्कर्ष, इस सरल ग्राहम फॉर्मूले और हमारे रूढ़िवादी विकास अनुमानों के आधार पर SRF अपने मौजूदा मूल्य पर अंडरवैल्यूड या कम मूल्यांकित प्रतीत होता है। ये बताता है कि वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो सकती है। हालांकि यह एक बहुत ही बुनियादी मॉडल है और एक व्यापक मूल्यांकन में डिस्काउंटेड कैश फ्लो और साथियों की तुलना शामिल होगी। अभी अपनी किडनी बेचने मत चले जाना। 6. पक्ष बनाम विपक्ष बुल और बेयर केस प्रोज वर्सेस कॉन्स। द बुल एंड बेयर केस। हर निवेश के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। आइए SRF को दोनों नजरियों से देखें। बुल केस आशावादी होने के कारण। विविध व्यावसायिक मॉडल डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल वे सिर्फ एक ही चीज में माहिर नहीं है।
4 मजबूत बिजनेस सेगमेंट टेक्निकल टेक्सटाइल्स, फ्लोरोकेमिकल्स, पैकेजिंग फिल्म्स और कोटेड और लेमिनेटेड फैब्रिक्स के साथ वे किसी एक सेगमेंट में मंदी से सुरक्षित हैं। अगर एक डिवीजन को छींक आती है तो दूसरे शायद मैराथन दौड़ रहे होंगे। R&D और इनोवेशन पर फोकस। SRF R&D अनुसंधान और विकास में भारी निवेश करता है, जिससे नए उत्पाद विकास और प्रक्रिया में सुधार होता है, खासकर उनके हाई मार्जिन फ्लोरोकेमिकल्स में। यह उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाए रखता है और उन्हें आला बाजारों पर कब्जा करने देता है। वे सिर्फ ट्रेंड्स का पीछा नहीं कर रहे हैं, वे अक्सर उन्हें बना रहे हैं। वैश्विक उपस्थिति और निर्यात, ग्लोबल प्रेजेंस एंड एक्सपोर्ट्स, उनके राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निर्यात एक्सपोर्ट्स से आता है, खासकर फ्लोरोकेमिकल्स में, जिससे अकेले भारतीय अर्थव्यवस्था पर निर्भरता कम होती है। वे एक बड़े मंच पर खेल रहे हैं। मजबूत वित्तीय स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स, जैसा कि हमने देखा, लगातार राजस्व और मुनाफे में वृद्धि, स्वस्थ मार्जिन और मैनेज करने लायक कर्ज एक मजबूत बैलेंस शीट बनाते हैं। ये वे फंडामेंटल्स हैं जो लंबी अवधि के निवेशकों को रात में अच्छी नींद देते हैं। क्षमता विस्तार, कैपेसिटी एक्सपेंशन। SRF भविष्य की मांग और विकास में विश्वास का संकेत देते हुए विभिन्न सेगमेंट में अपनी क्षमताओं का विस्तार करने में लगातार निवेश कर रहा है। ज्यादा फैक्ट्रियां, ज्यादा मुनाफा। बेयर केस, निराशावादी होने के कारण केमिकल उद्योग की चक्रीयता, साइक्लिकलिटी ऑफ केमिकल इंडस्ट्री। सच कहूं तो केमिकल्स चक्रीय, साइक्लिकल हो सकते हैं। मांग और कच्चे माल की कीमतें काफी ऊपर नीचे हो सकती हैं, जिससे मार्जिन प्रभावित होता है। एक वैश्विक आर्थिक मंदी निश्चित रूप से खेल बिगाड़ सकती है। पर्यावरणीय नियम, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस। केमिकल उद्योग भारी नियमों के अधीन है। सख्त पर्यावरणीय मानदंड या नई अनुपालन लागतें लाभप्रदता और परिचालन लचीलेपन को प्रभावित कर सकती हैं। सरकारों को नियम बनाना पसंद है, खासकर केमिकल कंपनियों पर। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, हालांकि उनके पास आला ताकतें हैं, लेकिन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा हमेशा एक फैक्टर होती है, खासकर पैकेजिंग फिल्म्स जैसे सेगमेंट में। कोई और हमेशा आपके हिस्से की पाई चुराने की कोशिश कर रहा होता है। कच्चे माल की कीमतों में अस्थिरता, रॉ मटेरियल प्राइस वॉलेटिलिटी। SRF कच्चे माल के रूप में विभिन्न केमिकल्स का उपयोग करता है। कच्चे तेल की कीमतों या अन्य प्रमुख इनपुट लागतों में उतार चढ़ाव उनके मार्जिन को निचोड़ सकता है अगर वे इसे ग्राहकों पर नहीं डाल सकते। उच्च मूल्यांकन। हालांकि हमारे ग्राहम मॉडल ने इसे अंडरवैल्यूड दिखाया, लेकिन पारंपरिक P/E रेशियो, जो 25-30x की सीमा में हो सकता है, से SRF अभी भी व्यापक बाजार औसत की तुलना में महंगा लग सकता है। ग्रोथ की एक कीमत होती है। 7. महत्वपूर्ण जांच, स्कैंडल और वैश्विक स्थिति। इससे पहले कि हम समाप्त करें, आइए एक त्वरित पृष्ठभूमि जांच, बैकग्राउंड चेक करें। क्या अलमारी में कोई कंकाल स्कैंडल्स हैं? स्कैंडल या विवाद, स्कैंडल्स और कंट्रोवर्सीज। शुक्र है, SRF लिमिटेड ने मोटे तौर पर एक साफ सुथरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिकॉर्ड बनाए रखा है। हाल के इतिहास में कोई बड़ा घोटाला या महत्वपूर्ण विवाद नहीं हुआ है जिसने कंपनी की प्रतिष्ठा या संचालन को भौतिक रूप से प्रभावित किया हो। वे क्लास के उस बेदाग बच्चे की तरह हैं जो हमेशा अपना होमवर्क करता है। वैश्विक बाजार स्थिति, ग्लोबल मार्केट पोजीशन। अपने कई सेगमेंट में, खासकर फ्लोरोकेमिकल्स, रेफ्रिजरेंट और स्पेशलिटी केमिकल्स में, SRF न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर एक मजबूत स्थिति रखता है। वे कुछ रेफ्रिजरेंट के अग्रणी निर्माताओं में से एक हैं और उनका एक महत्वपूर्ण निर्यात फुटप्रिंट है। ये सिर्फ एक भारतीय सफलता की कहानी नहीं है, यह एक वैश्विक कहानी है। 8. निष्कर्ष, एक संतुलित सारांश, कंक्लूजन, अ बैलेंस्ड समरी। तो ये रहा दोस्तों, SRF लिमिटेड विकास के एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड, दमदार वित्तीय स्थिति और एक विविध व्यावसायिक मॉडल वाली एक आकर्षक कंपनी है जो इसे मजबूती प्रदान करती है। हालांकि स्टॉक एक शानदार कलाकार रहा है और एक बुनियादी बेंजामिन ग्राहम मॉडल द्वारा अंडरवैल्यूड प्रतीत होता है, निवेशकों को हमेशा केमिकल उद्योग की चक्रीय प्रकृति और कच्चे माल की कीमतों में संभावित अस्थिरता के बारे में सचेत रहना चाहिए। R&D और रणनीतिक क्षमता विस्तार पर उनका ध्यान भविष्य के विकास के लिए निश्चित रूप से सकारात्मक है। SRF सिर्फ एक केमिकल कंपनी नहीं है, यह एक इनोवेशन हब है जो हमारे जीवन को अनगिनत तरीकों से छूता है। चाहे यह आपके पोर्टफोलियो के लिए एक लॉन्ग टर्म कंपाउंडर हो या नजर रखने वाला स्टॉक, यह निश्चित रूप से ध्यान देने योग्य है। याद रखें, यह विश्लेषण केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और यह वित्तीय सलाह नहीं है।
कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा अपना खुद का गहन शोध करें, एक योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें और अपनी जोखिम सहनशीलता को समझें। अगर आपका पोर्टफोलियो जादुई रूप से एक यॉट में नहीं बदलता है तो मुझे दोष न दें। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया तो उस लाइक बटन को दबाएं और भी शानदार कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को हिट करें ताकि आप हमारा अगला वित्तीय रोमांच मिस न करें। अगली बार तक हैप्पी इन्वेस्टिंग और आपका पोर्टफोलियो हमेशा हरा भरा रहे। अस्वीकरण: यह वीडियो केवल शैक्षिकी और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और वित्तीय सलाह नहीं है। निवेशकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का उचित परिश्रम करना चाहिए और एक योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए। मेजबान और चैनल किसी भी निवेश हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है। सभी डेटा उदाहरणात्मक उद्देश्यों के लिए हैं और अक्टूबर 2025 तक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी पर आधारित है।